चलो शुरू करते हैं फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। कुल मिला के 10 क्वेश्चन है और कितने टाइम में खत्म करेंगे इसको हम? विद इन हाफ एन आवर में। पहला सवाल देखो क्या कहा है। एक गीजर है, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। तो गीजर क्या कर रहा है? गीजर हर मिनट में 3 लीटर पानी को 27 डिग्री से गर्म करके 77 डिग्री तक पहुंचा दे रहा है। कहा क्या है आपको? इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल? कितना गैस कंज्यूम हो रहा होगा इसको बर्न करने के लिए? इफ द हीट ऑफ द कंबशन इज 4 into 10 power 4 जूल पर ग्राम। मतलब जो भी गैस है उसके 1 ग्राम से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है? 4 into 10 power 4 जूल। हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि हमें 1 मिनट के अंदर कितना हीट चाहिए होगा अगर पानी को हमें 27 से 77 ले जाना है, राइट? सो वी राइट हियर हीट रिक्वायर to raise temperature, heat required to raise temperature of 3 liter water। बेटा 3 लीटर वाटर केजी में कितना हो जाएगा? 3 लीटर वाटर केजी में कितना हो जाएगा? है 3 लीटर 3 केजी। 3 लीटर वाटर पानी का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml पानी कितना होता है? 1 ग्राम। तो 3000 ml कितना होगा? 3000 ग्राम। दैट्स 3 kg, राइट? सो टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1। सो वी हैव 3 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस, बट दिस डेटा इज पर मिनट, राइट? तो विल फाइंड आउट हियर Q इक्वल टू, चलो पानी को गर्म करना है ना, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? M C डेल्टा T। कितना मास है? 3। कोई बता सकता है पानी का स्पेसिफिक हीट कितना है? 4186 जूल पर केजी। मैंने मास पर केजी में रखा है तो आपको स्पेसिफिक हीट भी केजी में रखना है। 4186 जूल पर केजी। टेम्परेचर कितना चेंज करना है आपको? 77 माइनस 27। विल यू प्लीज कैलकुलेट दिस? कितना आ रहा है? Will you please calculate this? कितना आ रहा है? This will be 50 into 3 150 62 7900 जूल। इतना हीट चाहिए बेटा आपको पर मिनट, है ना? इतना हीट आपको चाहिए पर मिनट। चलो आपको क्या पूछा है? कितना फ्यूल आप कंज्यूम करोगे? दिस इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। फ्यूल कितना कंज्यूम होगा? चलो आप थोड़ा फ्यूल पे चलते हैं। तो फ्यूल में आपको क्या दिख रहा है? पर ग्राम यू विल गेट 4 into 10 power 4 जूल ऑफ हीट। सो वी राइट हियर the gas produce 4 into 10 power 4 joule per gram। so we write here 4 into 10 power 4 जूल के लिए कितना फ्यूल बर्न करना पड़ेगा? 1 ग्राम। सो हमें कितना चाहिए? 627900 जूल के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम करेंगे पर मिनट? दिस विल बी 627900 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 पावर 4, मतलब 1 2 3 4 इंटू 1 ग्राम। 2 पॉइंट कट करेंगे। कितना आंसर आ रहा है बताओ? 6279 बाई 400 15.7 ग्राम पर मिनट। बेटा तो हर मिनट में ना आपका इतना फ्यूल कंज्यूम हो रहा होगा, हर मिनट में इतना गैस कंज्यूम हो रहा होगा। 15.7 ग्राम गैस इज कंज्यूम्ड एवरी मिनट, राइट? ओके। तो सर्दियों में ना गीजर होने का मजा ही कुछ और है। अभी कितनी ठंडी पड़ रही है सुबह सुबह, पता है? और इतनी ठंडी में अगर एक तपेले में पानी आ रहा है गर्म, तो क्या मजा नहाने का। उसमें ऐसे गीजर में आ रहा है कंटिन्यूसली, कितना मजा आता है ना। चलो एनीवेज, ठंडी में नहाने का ही नहीं होता है, पहली तो बात ही है। ठंडी में कौन नहाता है? सो क्या 15.7 ग्राम गैस बर्न्स एवरी मिनट। चलो बेटा क्लियर पहला क्वेश्चन सबको? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सिंपल है, MC डेल्टा T, और फिर आपको वो हीट आपको गैस में से निकाल लेना है, राइट? चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। I'll give you time to write. Let's say the second question now. चलो क्वेश्चन इज what amount of heat must
be supplied to 2 into 10 power minus 2 kg of nitrogen. What do we have? Nitrogen gas. So हमारे पास है N2 गैस. कितना क्वांटिटी है बेटा गैस का? मास दिया है आपको 2 into 10 power minus 2 kg. Can I write it 20 gram? It's 20 gram nitrogen. Tell me what is the molar mass of nitrogen? 28. N2 है. चलो आगे बढ़ते हैं. एट रूम टेम्परेचर फाइंड क्या करना है आपको? हाउ मच हीट यू विल सप्लाई टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 45 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर. राइट, तो आपको क्या पूछा है कि भाई आपको टेम्परेचर कितना रेज करना है? यू वांट टू रेज द टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस. कितना हीट लगेगा आपको बताना है, और क्या कांस्टेंट रखना है? एट कांस्टेंट प्रेशर. बेटा इसका जो फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली काइनेटिक थियरी चैप्टर में आता है, इसके बाद के चैप्टर में. बट एनीवेज हम बैठे तो सॉल्व हो जाएगा ये. सो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. Q इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस दिया आपको, गैस का क्वेश्चन है ये. क्या यूज करेंगे? सिंपली Q इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी. क्योंकि गैस के लिए अब देखो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर. तो ये C क्या होता है? CP. है ना, CP-CV रिलेशन, CP माइनस CV इक्वल टू R, याद है ना. तो वो जो CP-CV होते हैं ना, दे आर द मोलर स्पेसिफिक हीट. कौन से हीट होते हैं वो? मोलर हीट कैपेसिटी. ये क्या हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट. इट इज मोलर हीट कैपेसिटी. क्या होता है वो? CP-CV मोलर हीट कैपेसिटी होता है. इसीलिए आपको CP-CV जब भी लोगे आपको आगे क्या लेना है? मोल लेना होता है. राइट, बिकॉज CP क्या होता है? CP इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. बेटा CP का कोई वैल्यू यहां क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है. तो CP का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस F/2R. कहां से आया ये फॉर्मूला? अगले चैप्टर में से आया, काइनेटिक थियरी में से. अभी आपको यहां पे याद रखना है. राइट, व्हाट इज F? F इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. और नाइट्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5. मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं, इसके बाद के चैप्टर में आपको सब ये पॉइंट आने ही वाले हैं. R का वैल्यू कितना दिया? 8.3. प्लीज मल्टीप्लाई दिस. 7/2 इंटू 8.3 करेंगे. 7/2 इंटू 8.3 हाउ मच? 29 जूल पर मोल केल्विन. और डिग्री यू कैन टेक. चलो आ गया CP वैल्यू. ओके, इस पॉइंट के ऊपर मैं यहां पर लिख देता हूं कि गैसेस के लिए CP वैल्यू होता है 1 प्लस F/2R और CV वैल्यू होता है खाली F/2R. ये नेक्स्ट चैप्टर में इसका डेरिवेशन है. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है इस टॉपिक को. चलो गैस के मोल क्या दिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास. CP वैल्यू आपके सामने 29.05. टेम्परेचर इज चेंज बाय 45. चलो गिवन मास इज 20, मोलर मास इज 28, टिप इट 29 and it is 45. What will be the answer? कितना आंसर बन रहा है? 9 जूल. राइट, तो बेटा इतना हीट लगेगा नाइट्रोजन को गर्म करने में. डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? टेम्परेचर चेंज हुआ है बेटा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सिंपली म्यू सी डेल्टा टी. क्योंकि गैस का क्वेश्चन है, गैस के लिए जो भी CP-CV होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी होता है. तो इसीलिए आपको आगे क्या लेना है? मोल लेना है. इसके आगे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें हमने M से डेल्टा टी लिया था. क्यों? क्योंकि पानी था, और पानी के लिए ये C कौन सा वैल्यू होता है? स्पेसिफिक हीट होता है. स्पेसिफिक हीट पर ग्राम या पर केजी होता है. तो इसीलिए आपको उधर मास मल्टीप्लाई करना है. और गैसेस के लिए जो CP-CV होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी होता है. इसीलिए आपको गैस के लिए क्या लेना होता है? आगे मोल लेने होते हैं. ध्यान रहेगा आपको. अगर आप यहां पे मास डाल दोगे आंसर गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो सब लोग साथ रहना. क्वेश्चन क्या है देखो. चलो क्या कहा? एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2/2.
हमें इतना पता है कि दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, then heat will flow from the high temperature to low temperature till the temperature of both body become same. सवाल यह है कि वो सेम टेम्परेचर हमेशा दोनों के एवरेज हो, जरूरी नहीं है. वो सेम टेम्परेचर एवरेज कब होगा? तो वो सेम टेम्परेचर एवरेज तब होगा when both the bodies are of equal size and if you ignore all the heat losses to the surrounding. अगर सारे हीट लॉसेस आप निकाल दो पिक्चर में से और अगर दोनों बॉडी सेम साइज के होंगे then that case the both will have the mean temperature at the end. और अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग साइज के हैं, हीट लॉसेस भी हो रहा है, तो उसमें मीन टेम्परेचर सेट होने वाला नहीं है. तो हम पहले का आंसर लिख सकते हैं, इफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप, if the body in contact are of different size and heat losses to the surrounding is considered, then the bodies will not settle down to the mean temperature. Bodies will not settle down to the mean temperature. चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा देखो. द कूलेंट इन द केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट, कूलेंट should have a high specific heat. कूलेंट जो भी होगा उसके स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि कूलेंट को बहुत ज्यादा हीट लेना है. कूलेंट का काम क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर या केमिकल रिएक्टर में जो भी रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कूलेंट को क्या करना है? वो हीट को बाहर निकालना है. तो कूलेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी कर ले और खुद का टेम्परेचर ज्यादा चेंज भी ना होने दो. बहुत ज्यादा हीट को ले सके विदाउट मच चेंज इन टेम्परेचर. क्योंकि अगर कूलेंट का टेम्परेचर ही फटाफट चेंज होने लगा तो कूलेंट बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. थोड़ा भी हीट लेगा गर्म हो जाएगा कूलेंट, तो कैसे चलेगा? कूलेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा हीट को ले फिर भी ज्यादा टेम्परेचर चेंज ना करे. और ऐसा क्या होता है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हीट लेके भी टेम्परेचर चेंज ना होने दे? द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर. वाटर हैज अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी. वाटर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है बट खुद का टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होने देता है. राइट? सो वी राइट हियर the coolant must be able to absorb large amount of heat without much change in temperature. Without much change in temperature. Hence, it must have high specific heat. Next, air pressure in a car tire increases during driving. अब जिसको पता है वो मुंह ना खोले, ठीक है? जिनको पता है वो समझ लो उनको आता ही नहीं है. ऐसा सोच लो कि तुम थे ही नहीं मेरे क्लास में, स्कूल में, ठीक है? मुंह बंद रहे. जिनको आता है वो, गाड़ी चलती है ना तो गाड़ी का प्रेशर बढ़ जाता है, टायर का प्रेशर बढ़ जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब गाड़ी चलती है तो टायर प्रेशर बढ़ जाता है. अगर आप कभी हाईवे पे जाओगे और अगर कार टायर प्रेशर एकदम फुल करके जाओगे ना, जरा चांसेस के टायर फट जाए. एकदम फुल करके जाओगे, चांसेस है टायर फट जाए. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बोलो. व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? तो थे स्कूल में वो क्लास में. अच्छा तो बोल. व्हाट विल हैपन? क्या लग रहा है मनीष? क्या होगा? सेल टेल यू. जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी के अंदर जो एयर भरा है, मतलब टायर में जो एयर भरा है,
वो एयर बहुत ही स्पीड में घूमेगा टायर के साथ, आगे ना, मतलब वो एयर जो टायर में है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बम। राइट। हाईवे पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं टायर बस्टिंग की वजह से। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज एक बार आपकी गाड़ी अगर स्पीड पे और टायर फटा, यू कैन नॉट कंट्रोल इट एट ऑल। आप किसी भी तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी पलटी मारेगी मारेगी, नक्की है ये। तो टायर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। कुछ किलोमीटर के बाद टायर चेंज कर देने पड़ते हैं, अदरवाइज ऐसे हादसे हो सकते हैं। हादसा जब तक नहीं होता है ना तब तक समझ में नहीं आता, दूसरे के साथ जब तक हादसा होता है ना तब तक हमें बुद्धि नहीं आती है ना। दूसरे के साथ जब हादसा होता है ना तो हम सलाह देने जाते हैं उसको, बे ऐसे नहीं, ऐसे करना था यार, तू क्या करता है, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, फिर अपने साथ होता है ना तो वही लोग आते हैं, जी आ गया मजा, है ना। चलो, तो व्हाट विल हैपन while driving while driving kinetic energy of air filled in tire increase, which increase temperature of air and ultimately pressure, which leads to, वही तो पूछा भाई, प्रेशर विल इंक्रीज ना, हो गया। चलो नेक्स्ट। द क्लाइमेट ऑफ द हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ द टाउन इन डेजर्ट इज द सेम लैटिट्यूड। यहां का मौसम और राजस्थान दिल्ली के मौसम में बहुत फर्क है ना। दिल्ली में बात बात पे कोहरा छा जाता है, दिल्ली में बात बात पे कोहरा छा जाता है, बात बात पे होता है दिल्ली में ऐसा। सूरत में बहुत रेयर होता है, ये होता ही नहीं है ना, ना के बराबर होता है। कभी राजस्थान की ठंडी देखिए कैसी होती है, राजस्थान की ठंडी। कभी अगर मौका मिले ना तो ठंडी के टाइम पे राजस्थान जाना, गद्दे गीले हो जाएंगे। बे इससे नहीं, क्या करते हो यार, इससे नहीं गीले होने हैं, वो मॉइस्चर इतना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से गद्दे गीले हो जाते हैं, और फिर वो ठंडी की वजह से गद्दे और गीले हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी ठंडी गर्मी नहीं पड़ती है। सूरत में अभी आज सुबह 13-14 डिग्री टेम्परेचर था, तो ऐसा लगा तो बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। और जम्मू कश्मीर वाले को कुछ नहीं लगता। हमारे कॉलेज में एक जम्मू का लड़का था, गांधी कॉलेज में, तो जब यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है ना, सब लोग जैकेट वैकेट पहन के निकलते, एकदम खतरनाक पैक हो गए पूरे। तो उसके जो रूममेट्स थे ना, वो कोई भी उसके साथ सो ही नहीं पाता था, क्योंकि वो उसको इतनी गर्मी लगती है 12-13 पे कि वो बंदी में सोता है, वो एकदम पंखा फूल करके। बाकी लोग सब बाहर बैठते हैं, उसके रूम में अकेला वो, उसके रूम में वो अकेला। तो क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऐसा होता है, वहां का क्लाइमेट ऐसा होता है, उनकी बॉडी उस तरह से सेट होती है। हमें तो 12-13 डिग्री भी मिले तो बाप रे, बहुत ठंडी। सो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन ये था कि सूरत का माहौल इतना खुशनुमा क्यों है। भाई क्यों है, क्योंकि इसका रीजन है हमारा प्यारा डुमस, समुंदर और नदियों के पास होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, और ये मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, हीट को कैप्चर करके रखता है। राइट। तो इसीलिए इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता हमारे क्लाइमेट का, क्योंकि जो बहुत ज्यादा मॉइस्चर है वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, कैप्चर करके रखता है। इसीलिए कभी भी हमारा टेम्परेचर इतना डाउन होता है ही नहीं, और ना ही कभी इतना बढ़ता है। सो यू कैन राइट हियर, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर
which has very high specific heat, which has very high specific heat. This water vapor helps in maintain amount of heat in atmosphere. Amount of heat in atmosphere. चल बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 क्या कहा है देखना ध्यान से। प्रकाश देखना बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cylinder with a movable piston contain 3 moles of hydrogen at a standard temperature and pressure। STP के ऊपर हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन है। सिलेंडर के वॉल कैसे कंप्लीटली हीट इंसुलेटर्स है, और जो पिस्टन है ना उसके ऊपर भी हमने इंसुलेशन रखा है बाय पुटिंग अ पाइल ऑफ सैंड, मतलब कहीं से भी हीट लीकेज है कोई चांसेस नहीं है। सिलेंडर भी इंसुलेटेड है, पिस्टन भी ऊपर से इंसुलेट कर दिया, मतलब हीट कहीं से भी लीक होने वाला नहीं है। सवाल ये पूछा है बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर गैस को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम आधा कर दिया जाए तो बताना है आपको कि उसका प्रेशर कितना चेंज होगा। प्रोसेस कैसा होगा, पूरी तरह से हर जगह पे इंसुलेशन है, प्रोसेस कैसा होगा, पूरी तरह से इंसुलेशन है, प्रोसेस कैसा होगा, क्या प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक, देयर विल बी नो हीट लॉस फ्रॉम एनीवेयर। कितने बनावटी लोग हो ना तुम सबके सब, है ना। एस देयर इज इंसुलेशन एवरीवेयर, क्योंकि इंसुलेशन है हर जगह पे, तो क्यू कितना होगा 0। तो प्रोसेस कैसा है बेटा, एडियाबैटिक। चलो आपको किस चीजों को रिलेट करना है, आपको रिलेट करना है यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम। किसको रिलेट करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को। सो एडियाबैटिक का गवर्निंग इक्वेशन क्या है, P इंटू वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा गैस होता है, डायटोमिक। अब ये जो गामा होता है ना बेटा, ये सीपीसीवी का रेशियो होता है। गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। और नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे इट इज 1+2/f। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करते हैं हम गामा को, 1+2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू रखना है 3, क्योंकि डाइहाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, डाइहाइड्रोजन। H2 गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 3 आता है। इट इज गोइंग टू बी 5/, ये सॉरी डायटोमिक है ना, 5 आएगा वैल्यू में, क्या कर रहा हूं ये। तो डायटोमिक द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। मोनोएटॉमिक के लिए 3 आता है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 5। तो गामा वैल्यू है 7/5 मतलब 1.4। यूज करेंगे यहां पे गामा वैल्यू को। ओके चलो फैन ऑन। P1 P2 कितना है, लेट्स चेक इट आउट। तो इनिशियल कंडीशन क्या था, STP था, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर था, और उसके बाद आपने वॉल्यूम हाफ किया है। तो मैं यहां पे डेटा लिख देता हूं पहले कि P1 वॉज STP। STP में कितना प्रेशर होता है 1 बार, कि V1 इक्वल टू V। और आपने V2 कितना कर दिया, हाफ कर दिया ना। देखो V2 कितना कर दिया आपने, हाफ कर दिया है। आपको बताना है, बोलो P2 क्या होगा, गामा वैल्यू हो रहा। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज हियर। ठीक है, सारे वैल्यू रखते हैं। चलो therefore we can write here P1 is 1, V1 is V, गामा कितना है 1.4, P2 फाइंड करेंगे, V2 V/2, गामा कितना है 1.4। डाल दिया वैल्यू P1 V1 P2 V2। चलो क्या कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। रुको बचेगा क्या वो देखो, तो बचेगा यहां पे P2 इक्वल टू 2 ऊपर आएगा, कितना पावर है उसका 1.4। P2 कितना आएगा 2⁻1.4। अब ये वैल्यू आप कैलसी में फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लॉग एंटी लॉग करना पड़ेगा। दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, तो लॉग P2 इक्वल टू
लॉग लगे तो यहां पे 1.4 आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 2। जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पावर हो ना कैलसी पे आप नहीं कर सकते, इसके लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। चलो log 2 का वैल्यू मुझे याद है 0.3 आता है, 0.3010 होता है। कितना आ जाएगा ये 0.42422। ये आ गया आपका log P2, नॉट एक एंटी लॉग, क्योंकि लॉग का वैल्यू आया ना। सो P2 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.422। चलो एंटी लॉग का रूल क्या कहता है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में, और 42 का 2 में एंटी लॉग देखो कितना है, 42 का 2 में एंटी लॉग देखो कितना है, कितना है 26 देख कितना है। तो बेटा P2 कितना आ गया आपका 2.64, P2 आ गया आपका 2.64 बार। आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज, क्या पूछा देखो क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चलो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो जाएगा therefore the fractional change, or the fractional change is given by P2 minus P1 by P1. P2 is 2.64 minus 1 by 1, your answer is 1.64. This is your fractional change in pressure. तो प्रेशर 1.64 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज होगा, राइट। कौन सा प्रोसेस था ये, एडियाबैटिक। यहां पे टेम्परेचर भी रिलेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्या रिलेशन था टेम्परेचर का, याद है आपने कार्नोट साइकिल में यूज किया था, T इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने सारे रिलेशन लिखे, पीवी रिलेशन, पीटी रिलेशन, टीवी रिलेशन सारे लिखे हमने। इस क्वेश्चन में पी और वी का रिलेशन यूज करना था आपको। ओके नेक्स्ट, प्रज्ञानंद कोरोना हुआ तुझे? चलो नाइस स्माइल, गुड बॉय, ममास बॉय। क्वेश्चन नंबर 12.5, ध्यान यहां पे 12.5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान यहां पे सबका। पटेल શું લાગે કાલનો હોમવર્ક કરે, બે વાર આપી દઉં। 12.5, in changing the state of a gas adiabatically, क्या दिया है, adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, amount of work equal to 22.3 joule is done on the system if the gas is taken from A to B via another process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie वो heat है, ये calorie है। How much is the net work done by the system in latter case? रुक सॉल्व करते रुको। तो यहां पे दो स्टेट है बेटा, टू स्टेट्स, मन मस्त मगन मन। चलो ए बी, यह टू स्टेट्स ए एंड बी। पहले केस में आपको ए से बी ऐसे जाना है। प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। बेटा एडियाबैटिक में जरा बताइए हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0। एग्री। इधर वर्क डन कितना है, अमाउंट ऑफ वर्क 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स चल रहा है। ऑन द सिस्टम वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे आपने जो वर्क डन किया वो नेगेटिव में 22.3 जूल। ये हो गया आपका पहला रास्ता। आई विल कॉल इट Q1 W1। अब दूसरे में आपको क्या करना है, ए से बी ही जाना है, बट अब कोई अलग प्रोसेस है। लेट्स से अब ये प्रोसेस है, व्हाटएवर इट इज, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरी। आई विल कॉल इट Q2। हीट एब्जॉर्ब हुआ है मतलब प्लस 9.35 कैलोरी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करो। तुम कैलोरी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.19 आपको दिख ही रहा है, कितना हो जाएगा जूल में ये, हाउ मच, 40 जूल। चलो ये आ गया Q2, एब्जॉर्ब किया है प्लस में। सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज वर्क डन, W कितना होगा बताओ। चलो
W कितना होगा बताओ, क्या सवाल है, क्या यूज करेंगे बोलो, है क्या यूज करेंगे, बोल मुस्कान क्या यूज करेंगे, Q2 बाई Q1 प्लस बेहू तो कहीं छेद नहीं। देवांग कुछ कहना है, नथिंग, राइल यू वांट टू से समथिंग। बेटा दो स्टेट फिक्स है ए एंड बी, राइट। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई फंक्शन तुमको पता है जो स्टेट फंक्शन हो, जो खाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, इंटरनल एनर्जी यू। सो जितना इंटरनल एनर्जी चेंज यहां पे होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज यहां पे भी होगा। तो यहां पे लॉजिक खाली क्या है, यहां पे लॉजिक है इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन। सो हम क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज इन पाथ 1 शुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज इन पाथ 2। क्या फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का, Q माइनस है Q प्लस W, नहीं माइनस आता है, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना इसलिए मेरे को तकलीफ होती है थोड़ी। Q1 माइनस W1 शुड बी इक्वल टू Q2 माइनस W2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया हमने। चलो Q1 कितना है 0, W1 क्या है माइनस 22.3, Q2 कितना है प्लस है 39.17, W2 आपको फाइंड करना है। चल सॉल्व कर इसको, W2 विल बी इक्वल टू 39.17 माइनस 22.3 कितना आएगा 16, प्लस के माइनस प्लस है तो वर्क डन कैसा होगा, बाय द सिस्टम। दिस हैज टू बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस हैज टू बी द वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी टाइम है बाई में, तो बाय द सिस्टम, राइट। चलो पहले 5 क्वेश्चन आप लोग लिखिए, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो भाई बच्चे अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ कह रहा है कि 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated and entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. Answer the following. तो 2 चैम्बर है आपके पास, 2 सिलेंडर है आपके पास इस तरह से। एक में पूरी तरह से वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब प्रेशर कितना है 0। यहाँ पे स्टॉपकॉक है और यहाँ पे आपने गैस भर के रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे कुछ गैस है आपके पास, राइट। देयर इज अ गैस एट एसटीपी, ठीक है। अब आपको इसको खोल देना है। जैसे आप इसको खोलोगे व्हाट विल हैपन, द गैस विल एक्सपांड, यस और नो, राइट। और सवाल ये पूछा है आपको व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो बेटा जब गैस पूरी तरह से आप यहाँ से स्टॉपकॉक को ओपन करोगे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल। अगर टोटल वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ। दैट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। द फर्स्ट वन, एज द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम डबल, its pressure become half. हाफ मतलब 0.5 बार, क्योंकि पहले एसटीपी था ना, दैट मीन्स 0.5 बार। चलो सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहां पे पूरा सिस्टम कैसा है, इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब कोई हीट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। यहाँ पे प्रेशर क्या है 0, क्योंकि वैक्यूम एक्सपांड हो रहा है, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा 0, देयर बी नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर। So if there is no change in internal energy, then there is no change in temperature because internal energy directly relates with the temperature. So अगर internal energy change नहीं हुई है तो
चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, 0। लास्ट वन, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ अ सिस्टम लाई ऑन इट्स पीवीटी सरफेस, आंसर इज नो। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कोई इक्विलिब्रियम से पास होने वाला नहीं है, बिकॉज आपने सडनली एक्सपांशन किया, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये सडन एक्सपांशन है गैस का। इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में से सिस्टम पास होने वाला नहीं है। सो द डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम lie on its pivot surface, no, answer is no, as the process is not quasi-static, as the process is not quasi-static, राइट। पीवीटी डायग्राम का मतलब है कि ये प्रोसेस पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है ना, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए आपका आइडियल ग्राफ। बट यहां पे जब आप हर एक स्टेट टू स्टेट पॉइंट प्लॉट करोगे तो पीवीटी की जगह आपको अलग अलग ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। क्योंकि ये ग्राफ कभी मिलता है आपको जब आपका पूरा प्रोसेस कैसा हो, क्वासी स्टैटिक हो, हर एक स्टेट के बीच आप पूरा पूरा टाइम दे रहे हो। बट यहाँ तो सडन एक्सपांशन है गैस का, इसका मतलब हर एक पॉइंट पीवीटी डायग्राम पे लाई करने वाला नहीं है। चलो बड़े प्यार से अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये मस्त क्वेश्चन, अब सारे मामू क्वेश्चन आए। चलो एक ही के ऊपर 2 सॉल्व कर लेंगे। Let's solve both of them. And your question number 12.7 is, the question is a steam engine delivers this much work per minute. वर्क दिया है आपको, इंजन का क्वेश्चन है, इंजन का एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आना होगा तो इन दोनों में से एक आएगा पेपर में, इंजन के रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान रहे। कितना वर्क आउटपुट दिया आपको, 5.4 इंटू 10 power 8 joule per minute, and service is 3.6 into 10 power 9 joule of heat per minute from its boiler। कितना हीट उसको मिल रहा है बॉयलर में से, जो हीट मिला उसे हम क्या कहेंगे, Q1। इंजन क्या करता है, Q1 हीट लेता है, उसमें से कुछ वर्क करता है, बाकी छोड़ देता है, राइट। तो उसको बॉयलर में से कितना हीट मिला है पर मिनट, उसको हीट मिला है 3.6 into 10 power 9 जूल। कैन राइट इट लाइक दिस, 36 into 10 power 8। दोनों मुझे सेम करने हैं, राइट। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी एंड हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट। चलो पहला क्या फाइंड करना है आपको, एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, वर्क डन। इनपुट क्या है, जो आपने हीट दिया वो। कितना वर्क है आउटपुट में, 5.4 इंटू 10 पावर 8, और उसके लिए इनपुट कितना लगाया आपने, 36 इंटू 10 पावर 8, 0.15। दिस इज द एफिशिएंसी, 15% कह सकते हो आप। हाउ मच हीट इज वेस्टेड, ऐसा भी पूछा है। तो टोटल जो हीट आपने सप्लाई किया Q1, उसमें से कुछ वर्क हुआ और बाकी सारा वेस्ट हो गया। टोटल जो हीट दिया उसमें से कुछ वर्क हुआ, बाकी कहां गया, वेस्ट हो गया। तो वेस्ट कितना हुआ, Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W। Q1 में क्या है 36, Q2 में क्या 5.4, 36 माइनस 5.4 30.6 इंटू 10 पावर 8 कॉमन दोनों में से। दिस मच इज द हीट वेस्टेड, इतना हीट उसने वेस्ट किया होगा। बहुत नीचे लिख दिया हमने, अंडरस्टूड। थोड़ा ऊपर लेते इसको। एनी डाउट इन दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम में इसके चांसेस ज्यादा आने का, एग्जाम में। ओहो चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। बॉक्स क्या देख रहे हो, बॉक्स कभी देखा नहीं है, बॉक्स देख रहे हैं सब लोग। इतने हो गए बुलडोजर, बुलडोजर पता ना, बीच में मीम्स बन रहे थे बुलडोजर के, बुलडोजर की खुदाई, जेसीबी की खुदाई। लोग जेसीबी की खुदाई देखने बैठ जाते हैं, कैसे खुदाई, जेसीबी उसका काम कर रहा है यार। नेक्स्ट 12.8 इलेक्ट्रिक हीटर। अभी एक हमारी एक्स स्टूडेंट आई थी यहाँ पे, पलक नाम है उसका, वो दिल्ली से अभी बीएससी कर रही है। तो अभी ना वहां पे इतनी ठंडी है दिल्ली में कि वो सूरत आ गई। वहां पे टेम्परेचर 0-1 तक जा रहा है अभी दिल्ली में, 0-1 तक टेम्परेचर जा रहा है, और हर जगह पे धुआं ही धुआं है, मतलब कोहरा ही कोहरा हर जगह पे, फॉग ही फॉग, जहां देखे वहां फॉग। ऐसा क्लाइमेट है वहां पे अभी। चलो, हीटर सप्लाइज अ हीट टू अ सिस्टम at a rate of 100 watt.
हीटर ने हीट सप्लाई कितना किया, हीट सप्लाई मतलब Q1, कितना हीट दिया आपने 100 वॉट। सिस्टम ने कितना वर्क किया 75, सिस्टम ने कितना वर्क किया 75 जूल पर सेकंड, और कुछ नहीं होता है, क्या होता है वॉट। एट वॉट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना 100, डब्ल्यू कितना, लो आ गया आंसर 25 जूल पर सेकंड, या वॉट कह लो। तो हर सेकंड में 25 जूल जितना एनर्जी उसका बढ़ रहा होगा सिस्टम का, है ना। डिफिकल्ट एकदम, वेरी टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते चलो, आएगा आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट। अरे आधा ही क्वेश्चन लिया मैंने, पूरा लेते हैं और क्या। चलो वैसे मुझे कुछ काम ही नहीं है डेटा का, मैं तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लूं। चेक इट आउट, ये डेटा तो खाली ऐसे ही दिया टाइम पास के लिए। सी व्हाट इज गिवन, एक सिस्टम दिया है थर्मोडायनेमिक और उसका पीवी डायग्राम है, दैट्स अवर इंटरेस्ट। फाइंड करना है वर्क डन, बाकी कोई काम का नहीं। क्या फाइंड करना है आपको, वर्क डन है, एरिया अंडर द ग्राफ। पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, है ना। क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका, P डेल्टा V। यहां पे देखो एक एक्सिस के ऊपर प्रेशर है, दूसरे के ऊपर वॉल्यूम है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। चलो क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो बेस कितना है, बेस कितना है चेक करो, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होगा, ये 3, और हाइट कितना है चेक, 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 300। तो आंसर इज 450 जूल। सारा यूनिट ऐसा ही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होके, मीटर क्यूब होके, सब कुछ ऐसा ही में है। सो वर्क डन हियर इज 450 जूल। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ। नेक्स्ट लास्ट, ये आया कार्नोट एंजिन का क्वेश्चन, सीओपी फाइंड करना है आपको। चलो सीओपी फाइंड करना है, एंट्रेंस में आपको कार्नोट के अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू मेंटेन ईटेबल्स। क्वेश्चन किसका है आपका, शाहरुख खान हो गया मैं तो, शाहरुख खान हो गया मैं तो, किरण। चलो रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, आपको एडिबल्स कितने टेम्परेचर पे मेंटेन रखने, 9 डिग्री। तो जो लोअर टेम्परेचर है वो क्या कहते हैं, T2। कितना है 9 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा, 282 केल्विन, राइट। और बाहर का जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर को क्या कहते हैं, T1। हाई टेम्परेचर इज T1, लो टेम्परेचर इज T2, राइट। इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, 36 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करो 309 केल्विन। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा। तो रेफ्रिजरेटर के लिए हमारे इंटरेस्ट का रीजन क्या होता है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रीजन मतलब Q2, और इसके लिए इनपुट क्या देते हैं हम, W। रेफ्रिजरेटर फॉर्मूला लिखा है आपने, Q2 बाई W। Q2 डिवाइड बाई W क्या होता है, Q1 माइनस Q2। अब आप डायरेक्टली Q को रिलेट कर सकते हो टेम्परेचर के साथ, यू कैन राइट T2 डिवाइड बाई, इसका कोई प्रूफ नहीं है, यू कैन टेक इट लाइक दिस, T1 T2 की और डेटा दिया भी नहीं है कुछ भी, तो इट इज सिंपली T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। T2 इज 282 डिवाइड बाई T1 309 माइनस T2 282। व्हाट इज योर आंसर, 282 डिवाइड बाई 27 कितना आएगा, 10.44। चलो दैट्स योर सीओपी फॉर द रेफ्रिजरेटर। चलो इतना प्यारा सा ये एक्सरसाइज है, खत्म होता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक चैप्टर भी। अब बचे तुम्हारे 11 फिजिक्स में 3 चैप्टर, और केमिस्ट्री में तो एक ही बचा, लास्ट तो ठीक है टाइम पास चैप्टर है। चलिए एनीवेज खत्म करें फटाफट, इसको मिलेंगे अगले क्लास में।